आप सब जानते हैं आज 25 जनवरी है और अब से कुछ ही घंटों के बाद भारत का 73वां गणतंत्र दिवस शुरू हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग कल सुबह जल्दी उठकर गणतंत्र दिवस की परेड देखेंगे, गर्वान्वित महसूस करेंगे और बहुत सारे लोग कल देर से सोकर उठेंगे क्योंकि उनके लिए ये दिन सिर्फ एक छुट्टी का दिन है। ऐसे तमाम लोगों ने आज से ही ये सोचना भी शुरू कर दिया होगा कि कल वो कहां पार्टी करेंगे, कौन सी फिल्म देखेंगे, कहां पर घूमने जाएंगे। लेकिन एक गंभीर और भारी भरकम सवाल जिससे हमारे देश के ज्यादातर लोग बचना चाहते हैं और नेता तो बिल्कुल ही बचना चाहते हैं, वो ये है कि क्या हम आजादी के लगभग 75 वर्ष बाद इस गणतंत्र की स्थिति से खुश हैं? दुनिया में और भी ऐसे कई देश हैं जो 1947 के बाद आजाद हुए हैं या हमारे आसपास आजाद हुए हैं और आज वो देश हमसे बेहतर स्थिति में है। आज हम आपके साथ मिलकर ये चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि चीन ने, दक्षिण कोरिया ने, सिंगापुर ने और इजराइल जैसे देशों ने ऐसा क्या खास किया जो हम नहीं कर पाए। भारत की सबसे बड़ी गलती यह रही कि हमने एक राष्ट्र के तौर पर अपना रोड मैप पश्चिमी देशों की नकल करके कॉपी पेस्ट कर लिया। हमने अपनी स्थितियों का, अपनी कमजोरियों का, अपनी ताकत का ईमानदारी से आकलन किया ही नहीं और अपने संविधान से लेकर अपने चुनावों तक, अपनी सरकारी नीतियों से लेकर तमाम चीजों तक सब कुछ हमने पश्चिमी देशों से कॉपी पेस्ट कर लिया। इसलिए आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हम इस कड़वी बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या भारत आज एक कॉपी पेस्ट वाला देश बनकर रह गया है। और इस बात को हमारे देश के लोग जितना जल्दी समझ लें उतना अच्छा होगा। 1947 के जिस दौर में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली थी, उसी दौर में और भी कई देश आजाद हुए थे। आपने कभी सोचा नहीं होगा उनके बारे में। वर्ष 1949 में चीन में पहली बार कम्युनिस्ट शासन आया था। यानी आज जो आप सरकार देखते हैं चीन में, उसकी जो यात्रा है, राजनीतिक यात्रा, वो 1949 में ही शुरू हुई थी, हमसे 2 साल बाद, 1947 के 2 साल बाद। वर्ष 1945 में कोरिया को जापान से आजादी मिली थी और 1948 में कोरिया का विभाजन हुआ और यहीं से दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया नाम के 2 देश दुनिया के नक्शे पर आए थे। यानी इनका इतिहास भी आजाद देश के तौर पर हमारे बराबर का ही है। वर्ष 1948 में इजराइल की एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापना हुई थी, तो इजराइल भी लगभग तभी उसकी भी उत्पत्ति हुई जब हमारी हुई। और वर्ष 1965 में मलेशिया से अलग होकर सिंगापुर भी एक अलग देश बना, एक अलग राष्ट्र बना। आज हम भारत की तुलना इन देशों से करेंगे क्योंकि हमारी यात्रा और इनकी यात्रा लगभग एक ही समय पर शुरू होती है। लेकिन आज भारत को छोड़कर ये बाकी देश काफी विकसित हो चुके हैं, काफी अमीर बन चुके हैं, काफी संपन्न बन चुके हैं। आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान और गाड़ियों के लिए दक्षिण कोरिया और चीन की कंपनियों पर काफी हद तक निर्भर है। आप देखिए आज हमारी जो जरूरतें, जब आप अपने चारों तरफ देखेंगे, गाड़ियां हम जापान से ले लेते हैं या जर्मनी से ले लेते हैं, आजकल दक्षिण कोरिया से भी ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हम दक्षिण कोरिया से ले रहे हैं, जापान से ले रहे हैं। बाकी भी आप अपने आसपास जो सारी चीजें देखेंगे, आप अपना टीवी देख लीजिए, अपना एसी देख लीजिए, अपना वाटर प्यूरिफायर देख लीजिए, एयर प्यूरिफायर देख लीजिए, 2 व्हीलर देख लीजिए, 4 व्हीलर देख लीजिए, सब में आपको कहीं ना कहीं विदेशी कंपनियों की छाप जरूर मिलेगी। तो गाड़ियां, 2 व्हीलर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोबाइल फोन, लैपटॉप हम सब दूसरे देशों से ले लेते हैं। इजराइल से हमारा देश हथियारों का आयात करता है। देखिए ये आपके स्क्रीन पर, यह आज आपको अपने आप से सवाल पूछना है, गाड़ियां जो आप लेते हैं किस देश से ले रहे हैं? बाहर से ले रहे हैं। मोबाइल फोन जो आपके हाथ में मौजूद है, जिस पर आप हो सकता है अभी हमें देख भी रहे हो, यह भी किसी और देश में बना हुआ होगा, भारत का नहीं होगा। जिस टीवी पर इस समय आप हमें देख रहे हैं, उसमें से भी ज्यादातर टीवी सेट्स या तो जापान के होंगे या दक्षिण कोरिया के होंगे, कुछ के पास चाइनीज भी हो सकते हैं। और तमाम तरह के आपके घर में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, अभी जब आप देख रहे हैं चारों तरफ नजर घुमाइए और उसमें से देखिए आपके घर में कौन कौन सा इलेक्ट्रॉनिक आइटम, आपके टीवी से लेकर रेफ्रिजरेटर्स तक और आपके एयर प्यूरिफायर से लेकर आपके हीटर तक, आपके एयर कंडीशनर से लेकर तमाम चीजों तक किस देश के बने हुए हैं। और आपके पास जो बाकी का सामान है, जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, जो आपको दूसरी चीजें, जो एप्स आप इस्तेमाल करते हैं, वो दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के बनाए हुए हैं। इनमें से भारत का बनाया हुआ कुछ भी नहीं है। और जो गाड़ियां और जो सामान भारत में बन भी रहा है, वो भी विदेशी कंपनियों की मदद से ही बन रहा है। आज वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में
चीन 12वें स्थान पर है, दक्षिण कोरिया 5वें, सिंगापुर 8वें और इजराइल 15वें स्थान पर है, जबकि भारत इस सूची में बहुत पीछे है, 46वें स्थान पर है, 46। इससे पता चलता है कि भारत में इनोवेशन को हमने ज्यादा महत्व नहीं दिया और हमारे देश के नेताओं ने, सरकारों ने इस दिशा में कभी कोई कदम नहीं उठाए। और कदम इसलिए नहीं उठाए क्योंकि हमने हमेशा अपने आप को एक बड़ा बाजार माना और हमने इनोवेशन करने के बजाय, खुद अपना सामान बनाने के बजाय अपने बाजार को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया और पूरी दुनिया को यह बताया कि आप हमें एक बाजार की तरह इस्तेमाल कीजिए। हमारे पास सिर्फ बाजार है, मार्केट है, हम एक खरीदार बनना चाहते हैं, हम बनाना नहीं चाहते। और इसीलिए दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, देश हैं, उन्होंने भारत को एक बड़ा बाजार समझ लिया और आज उसी का नतीजा है कि हम अपनी जरूरत का तमाम सामान, चाहे आप अपने कपड़े देख लीजिए, जूते देख लीजिए, गाड़ियां देख लीजिए, जो भी अभी हमने आपको बताया, ये सब आप या तो विदेशी कंपनियों से खरीद रहे हैं या ऐसे जॉइंट वेंचर से खरीद रहे हैं जहां पर विदेशी कंपनियों ने ही वो टेक्नोलॉजी आपको ट्रांसफर की है। उसका बड़ा कारण यह है कि कभी भी हमने अपने देश में लोगों को खुद से इनोवेट करने के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया, इनोवेशन पर कभी ध्यान नहीं दिया। इसी तरह चीन की प्रति व्यक्ति आय आज 7,42,000 रुपए है। दक्षिण कोरिया की प्रति व्यक्ति आय सालाना 23,72,000 रुपए है। सिंगापुर की लगभग 45 लाख है और इजराइल की 33 लाख है, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति आय केवल 1,45,000 रुपए है। आप यहां पर देख लीजिए, इन देशों से अपनी तुलना कीजिए और सिंगापुर में तो एक व्यक्ति औसतन एक साल में 45 लाख रुपए कमाता है और हमारे यहां एक व्यक्ति सिर्फ 1.5 लाख रुपए कमा रहा है। यानी भारत इन देशों से आज भी बहुत पीछे है और इसकी वजह है इन सभी देशों के नेताओं की सोच। इन देशों के नेताओं ने चुनाव जीतने के लिए नीतियां नहीं बनाई थी या कॉपी पेस्ट करके दूसरे देशों को फॉलो नहीं किया, बल्कि इन नेताओं ने अपने देश को महान बनाने के लिए विकास का नया मॉडल बनाया और अपने लिए एक नया रास्ता अख्तियार किया। किसी दूसरे के दिखाए हुए रास्ते पर ये तमाम देश नहीं चले। सिंगापुर ने तय किया कि बोलने के अधिकार से ज्यादा विकास का अधिकार जरूरी है। उन्होंने अपने देश की जरूरतों को ध्यान में रखकर अपने लिए अलग योजनाएं बनाई, हर आने वाले संकट के बारे में बहुत पहले से सोचा, जबकि हमारे यहाँ के नेता खुद को विजनरी तो कहते रहे, लेकिन देश के लिए उनके पास भविष्य के लिए कोई विजन था ही नहीं। हमारे देश की भौगोलिक स्थिति तो बहुत अच्छी थी, लेकिन सिंगापुर समुद्र के बीच 63 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है। यानी आजादी के समय यहां ना तो कोई फैक्ट्री थी, ना ही कृषि का कोई साधन था। इससे बेरोजगारी ज्यादा थी इसकी वजह से, और शिक्षा का स्तर भी बहुत नीचे था। लेकिन सिंगापुर की आजादी के लिए लंबे समय तक संघर्ष करने वाले वहां के सबसे बड़े नेता, जिनका नाम है ली कुआन यू, उन्होंने अपनी बिल्कुल अलग नीति बनाई। वो लगातार 31 वर्षों तक सिंगापुर के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने सिंगापुर को थर्ड वर्ल्ड कंट्री से दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। हालांकि सिंगापुर में लोकतंत्र है, फिर भी सरकार में आम जनता की भागीदारी को लेकर ली कुआन यू के विचार पूरी दुनिया से अलग थे। उन्होंने कहा था कि रवांडा, बांग्लादेश और कंबोडिया जैसे देशों में भी लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र के बावजूद वहां का समाज सभ्य नहीं है। किसी भी देश के लोगों का सबसे पहले आर्थिक विकास होना चाहिए। वहां के नेता चाहे जो भी कहें, नागरिकों को घर मिलना चाहिए, दवाइयां मिलनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, स्कूल मिलने चाहिए, अस्पताल मिलने चाहिए, अच्छी सड़क मिलनी चाहिए, बिजली पानी मिलना चाहिए। वर्ष 1980 में सिंगापुर एयरलाइंस की पायलट यूनियन ने एक बार हड़ताल कर दी थी। तब ली कुआन यू ने उनकी मांगों को मानने के बदले उन्हें काम पर वापस लौटने के लिए चेतावनी दी थी और यह भी कहा था कि अगर हड़ताल तुरंत समाप्त नहीं हुई तो वो सिंगापुर एयरलाइंस को बंद करके नए सिरे से इसे दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। और इसके बाद हड़ताल समाप्त हो गई। नटशेल में कहा जाए तो आजादी के बाद सिंगापुर के सामने एक राष्ट्र के रूप में एक नहीं दर्जनों चुनौतियां थीं, वैसे ही जैसे हमारे सामने थी। लेकिन देश के कुशल नेताओं के नई नई योजनाएं उन्होंने बनाई और उन्हें पूरा भी किया। आज सिंगापुर एक राष्ट्र के रूप में विकसित देशों में शामिल है और भारत के लिए सिंगापुर 8वां सबसे बड़ा निवेश करने वाला देश है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दूरदर्शी नेता तो कहा जाता है, लेकिन हमारा सवाल यहां यह है कि जब नेहरू दूरदर्शी नेता थे तो उन्होंने जनसंख्या के बारे में क्यों नहीं सोचा। आज हम 135 करोड़ हो गए हैं।
शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, न्याय व्यवस्था, पुलिस प्रशासन जैसे मुद्दों पर तब ऐसे कदम क्यों नहीं उठाए गए जिनकी देश को आज सबसे ज्यादा जरूरत थी। और इसीलिए अगर आप देखेंगे हमारे देश में आज भी, चाहे आप अस्पताल में चले जाइए, चाहे आप स्कूल में चले जाइए, कॉलेज में चले जाइए, चाहे आप किसी और जगह चले जाइए, अदालत में चले जाइए, हर जगह आपको एक लंबी वेटिंग लिस्ट है। और अब आप सबको ये सुनने की आदत पड़ गई है कि आप कतार में हैं। पूरा देश इस बात को स्वीकार कर चुका है कि हम एक बहुत लंबी कतार में खड़े हुए हैं और न जाने हमारा नंबर कब आएगा। जब भारत आजाद हुआ तब हमारे देश की कुल आबादी सिर्फ 36 करोड़ थी, जो आज 135 करोड़ हो चुकी है। यानी लगभग 100 करोड़ की आबादी तब से अब तक बढ़ चुकी है। जबकि 1949 में चीन की आबादी 54 करोड़ थी, जो आज 141 करोड़ है। यह और भी ज्यादा हो सकती थी अगर चीन जनसंख्या नियंत्रण के लिए 80 के दशक में वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं लाता। 1965 में दक्षिण कोरिया की आबादी 2 करोड़ थी, जो आज 5 करोड़ है। सिंगापुर की आबादी 1948 में लगभग 19 लाख थी, सिर्फ 19 लाख, जो आज 57 लाख है। इजराइल की आबादी भी 1948 में 8 लाख थी, जो आज 92 लाख है। इजराइल की आबादी इसलिए भी तेजी से बढ़ी, आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ी है, क्योंकि वहां दूसरे देशों से यहूदी धर्म को मानने वाले लाखों लोग बाद में आकर यहां पर बस गए थे। और इजराइल चाहता भी था कि वहां ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और वहां पर बसें, ताकि वो उनकी जनसंख्या बढ़े। भारत इन देशों से इसलिए पिछड़ गया क्योंकि हमारे देश ने इनोवेशन की बजाय कॉपी पेस्ट के सिद्धांत को अपनाया। इसलिए आज का जो मूल भाव हमारा है वो ये है कि हमने कभी भी अपना आकलन नहीं किया ठीक से। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तब इस संविधान में शासन प्रणाली की व्यवस्था उन्हीं अंग्रेजों से उठा ली गई, उन्हीं से प्रभावित थी जिन्होंने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया था। इसी तरह राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई थी। संविधान लिखित होना चाहिए, यह भी हमारे देश ने अमेरिका से सीखा और आज दुनिया भर में भारत में सबसे बड़ा लिखित संविधान मौजूद है। आप जानते हैं कि हमारा संविधान सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि हमने न जाने कितने सारे देशों से इसे कॉपी पेस्ट किया, वहां के अलग अलग विचारों को लिया। सरल शब्दों में कहें तो उधार पर लिए गए सिद्धांतों ने भारत का स्वभाव तय करने में बहुत बड़ी गलती कर दी। होना यह चाहिए था कि भारत के लोगों की जरूरतों के हिसाब से इस देश की व्यवस्था नए सिरे से तय करनी चाहिए थी और उसके लिए आत्मविश्लेषण की आवश्यकता होती है। हमारे देश के नेताओं ने कभी भी हमारे देश का, हमारे डीएनए का आत्मविश्लेषण नहीं किया और फिर भारत अगर किया होता तो भारत अपना भाग्य खुद लिखता। लेकिन हमारे देश के नेता पश्चिमी देशों से इस कदर प्रभावित थे कि उन्होंने उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनके सिद्धांतों और जिस तरीके से उनकी शासन की पद्धति थी, जिस तरह से वो अपना संविधान बनाते थे, उस सब के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया और सब कुछ उधार पर ले लिया। इस मानसिकता का नतीजा यह हुआ कि पिछले 7 दशकों में भारत आत्मनिर्भर बनने की बजाय दूसरे देशों पर ही पूरी तरह से निर्भर होता चला गया। हालांकि दुनिया के आर्थिक नक्शे पर भारत की यह पहचान हमेशा से ऐसी नहीं थी। आज से लगभग 1000 साल पहले पूरी दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 32% के आसपास थी। आपको यकीन नहीं होगा, 32% पूरी दुनिया के जीडीपी में। यानी तब भारत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा इंजन था और पश्चिमी देश इस इंजन के पीछे लगी बोगियों की तरह थे। तब ग्लोबल जीडीपी में पश्चिमी यूरोप के देशों की हिस्सेदारी सिर्फ 14% थी, जबकि 25% हिस्सेदारी के साथ चीन दूसरे नंबर पर था। यानी हम चीन से भी आगे थे। आप इस तस्वीर को आप देखिए। और यह वो समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह वो समय है जब, और उस समय कपास और इससे बनने वाले कपड़ों का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में होता था। भारत के मसालों की मांग पूरी दुनिया में थी। सोना, चांदी, तांबा और कीमती पत्थर भारत कई देशों को निर्यात करता था। हमारे देश की चीनी कई देशों में बेची जाती थी। चावल, चंदन, केसर और भारत में बने कालीन और शॉल दुनिया भर में प्रसिद्ध थे और इनकी मांग इतनी होती थी कि कई देश और वहां के व्यापारी लाइन लगाकर यहां खड़े होते थे और उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारा स्वर्णिम काल था ये। लेकिन इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि जब 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो इस दौरान भारत के बड़े बड़े शहर और उद्योगों को नुकसान पहुंचाया गया, ये नष्ट हो गए और फिर भारत की लूट शुरू हुई और 14वीं शताब्दी तक दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 32% से घटकर सिर्फ
25% तक रह गई थी। देखिए यहां पर। इसके बाद 15वीं शताब्दी में जब मुगल भारत आए तब भी हमारे देश को जमकर लूटा गया। यहां सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि जब भारत पर मुगलों का शासन था, उसी दौर में पश्चिमी देशों में विज्ञान और आविष्कारों का दौर चल रहा था। पश्चिमी देशों में लगातार इनोवेशन हो रहा था, आविष्कार हो रहा था। उदाहरण के लिए इटली के महान एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली ने इस दौरान बहुत सारी खोज की। दुनिया को लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटी का सिद्धांत देने वाले न्यूटन का जन्म भी इसी दौरान हुआ। और जर्मनी के महान एस्ट्रोनॉमर जोहानेस केपलर और मशहूर गणितज्ञ निकोलस कोपरनिकस का जन्म भी इसी दौर में हुआ था। कोपरनिकस का नाम भी आपने सुना होगा। और इन सब ने मिलकर आधुनिक विज्ञान की नींव रखी, जो पश्चिमी देशों को आर्थिक रास्ते पर और औद्योगिक रास्ते पर फुल स्पीड में आगे लेकर चली गई। लेकिन मुगलों की बेड़ियों में जकड़ा गया गुलाम भारत वहीं के वहीं खड़ा रहा। और दुनिया में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, औद्योगिक क्रांति आ रही थी, तब वो क्रांति हम तक नहीं पहुंची और दुनिया की जीडीपी में हमारी हिस्सेदारी लगातार घटती चली गई। वर्ष 1800 आते आते हम 32% से सीधे 20% की हिस्सेदारी पर आ गए, जबकि पश्चिमी यूरोप की हिस्सेदारी इस दौरान 14% से बढ़कर 25% के आसपास पहुंच गई। मैं आपको फिर से वो ग्राफ दिखाता हूं, आप देखिए। और जो मैं आपको बता रहा हूं, आप इस ग्राफ के साथ टैली करते रहिए। 18वीं शताब्दी में जब मुगलों के बाद अंग्रेजों का शासन आया, तब अंग्रेजों ने भी भारत के लोगों का मनोबल बिल्कुल तोड़ दिया और अंग्रेजों ने भारत को फिर नए सिरे से लूटना शुरू किया। अंग्रेजों ने इस देश में रहकर यह धारणा पैदा की कि वो हर चीज में हमसे बेहतर है। यह वही दौर था जब भारत में वेदों की संस्कृति कमजोर पड़ने लगी। आधुनिक विज्ञान की तुलना में आयुर्वेद का महत्व सीमित रह गया। योग को हम भूल गए और भारत के लोगों ने यह मान लिया कि अब अंग्रेज ही इस देश का आगे चलकर कुछ कर सकते हैं। हम अपनी जो धरोहर थी, अपनी जो परंपराएं थीं, उन्हें लेकर शर्मिंदा होने लगे। हमने ना तो उनकी कभी कोई मार्केटिंग करने की कोशिश की और ना ही हमने कभी उन पर गर्व किया। 1757 से 1947 तक दुनिया की जीडीपी में भारत का पतन ऐसे ही जारी रहा और 1950 आते आते जब भारत का संविधान लागू हुआ, तब दुनिया की अर्थव्यवस्था में हमारे देश की हिस्सेदारी सिर्फ 5% तक रह गई थी, जबकि पश्चिमी यूरोप और अमेरिका जैसे देश तब तक सुपर पावर बन चुके थे, अमीर बन चुके थे। 80 के दशक तक, 1980 तक ग्लोबल जीडीपी में पश्चिमी यूरोप और अमेरिका की हिस्सेदारी 28% तक हो गई थी। हालांकि उस समय भी चीन की स्थिति भारत जैसी ही थी। अगर आप देखेंगे तो चीन और भारत की स्थिति लगभग 1980 तक आपको एक जैसी ही नजर आएगी। देखिए, वहां भी वर्ष 1949 में पहली बार कम्युनिस्ट का शासन आया था। जब भारत को आजाद हुए 1 साल ही हुआ था और उस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन की हिस्सेदारी भी भारत की तरह 5% के आसपास ही थी। यानी आप सोच सकते हैं कि 1949 में भारत और चीन की जो यात्रा थी, आर्थिक यात्रा, वो लगभग एक ही पॉइंट से शुरू हुई थी। लेकिन चीन ने भारत की तरह कॉपी पेस्ट के सिद्धांत को नहीं अपनाया, बल्कि 80 के दशक में जब माओ जेडोंग वहां के राष्ट्रपति बने, उन्होंने अपनी नीतियों को अपने लोगों के हिसाब से तय किया और मेड इन चाइना की शुरुआत की। और इसके बाद चीन भारत से काफी आगे निकल गया। यह अलग बात है कि चीन में लोकतंत्र आज भी नहीं है। वर्ष 2020 में ग्लोबल जीडीपी में चीन की हिस्सेदारी अब लगभग 18% हो गई। अमेरिका की 17% है, पश्चिमी यूरोप की 16% है और भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 7% रह गई है। यानी 1950 से 2020 के बीच 70 वर्षों में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 2% ही बढ़ी है। यानी आप कह सकते हैं कि हमारा देश केवल 2 कदम ही आगे चल पाया है। क्या आप इसके कारण जानना चाहेंगे? आर्थिक तरक्की के रास्ते पर भारत इतनी बड़ी दुर्घटना का इसलिए शिकार हुआ क्योंकि इस देश पर कई सदियों तक विदेशी आक्रमणकारियों का शासन रहा और 1820 में जब ब्रिटेन से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, तब भारत ने इस क्रांति को पूरी तरह से मिस कर दिया। औद्योगिक क्रांति में हमने कोई भागीदारी निभाई नहीं और आजादी के बाद भी हमारा देश धर्म और जाति की सोशल इंजीनियरिंग में फंसा रहा और आज भी वही सोशल इंजीनियरिंग हो रही है, जबकि देश को फाइनेंशियल इंजीनियरिंग की जरूरत थी। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं, तब कहा जाता था कि भारत की अर्थव्यवस्था एक हाथी की तरह है जो शान से चल तो सकता है, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत धीमी है और हमेशा धीमी ही रहेगी। हमारे देश के नेताओं ने अपने फायदे और सत्ता के लालच के लिए इस देश को कभी सफल बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया।
वो इस बात पर ज्यादा निर्भर रहे कि सफल बनाने के लिए भी मेरा सत्ता में टिके रहना जरूरी है, और फिर सत्ता में टिके रहने के लिए ऐसी नीतियां अपनाई जाएं जो कि हमारे अलावा कोई सत्ता में आ ना सके। इसीलिए, और दूसरी बड़ी बात, उन्होंने मेहनत नहीं की, परिश्रम नहीं किया, देश को समझा नहीं और लगातार कॉपी पेस्ट में विश्वास करते चले गए। और इसीलिए अगर आप देखेंगे आपके आसपास जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब कॉपी पेस्ट है। अगर इस पूरी स्थिति को समझें तो आपको पता चलेगा कि पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने जो योजना लाई है उनकी भारत को असल में कितनी जरूरत है। अब आप सोचिए, जब मैंने आपको कहा कि आप अपने घर के आसपास देखिए आपको कितनी स्वदेशी चीजें दिख रही हैं और कितने विदेशी ब्रांड दिख रहे हैं, तो मुझे यकीन है आपके घर में ज्यादातर चीजें आज भी विदेशी ब्रांड्स की होंगी। ऐसी भी चीजें होंगी जो बनी भारत में है लेकिन उन पर भी किसी न किसी विदेशी कंपनी का ठप्पा है, और वही विदेशी कंपनी भारत में आकर उस चीज को बना रही है। इसके लिए क्या जरूरत है? इसके लिए जरूरत थी कि हम अपने देश में ही इन सारी चीजों का निर्माण शुरू करें, और इसीलिए अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया अभियान लॉन्च किया था। मेक इन इंडिया हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हालांकि बहुत देर से शुरू किया हमने। फिर मेक इन इंडिया आप करेंगे कैसे जब आपके पास ऐसे लोग नहीं होंगे जिनके पास कौशल होगा? जब आपके लोगों के पास स्किल नहीं होगा तो मेक इन इंडिया कैसे होगा? फिर कौशल विकास के लिए स्किल इंडिया कैंपेन लॉन्च हुआ, जिससे अपने ही देश के लोगों को स्किल्ड बनाया जा सके, उनके पास वो हुनर आए कि वो खुद अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। और बड़ी बात, भारत की वर्कफोर्स में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ, क्योंकि हमने ये देखा कि हमारे पूरे वर्कफोर्स में महिलाएं तो गायब हैं। वर्ष 2019 में भारत की वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी लगभग 20% थी। सोचिए, सिर्फ 20%, यानी हर 100 महिलाएं जो काम करने के लिए सक्षम है उनमें से सिर्फ 20 महिलाएं ही काम कर रही थी। जबकि बांग्लादेश में महिलाओं की भागीदारी कामकाज में लगभग 30% है, श्रीलंका में 34%, चीन में 60%, दक्षिण कोरिया में 53%, सिंगापुर में 61% और इजराइल में 45% है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की कितनी आवश्यकता थी और यह कितना देर से शुरू हुआ। अब आप सोचिए, जब हमारे देश में भी 20% से बढ़कर अगर 50 से 60% महिलाएं वर्कफोर्स में शामिल हो जाएंगी तो यह भारत कितना बड़ा इंजन बन जाएगा। तो आज जो समझने का दिन है गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, वो ये है कि हमसे जो गलती हुई है वो ये कि हमने सिर्फ तमाम सॉल्यूशंस के लिए पश्चिमी देशों को देखा है। हमने हमारे सामने जब पहली जो चुनौती थी वो थी अपना संविधान बनाने की, उसमें भी हमने सिर्फ पश्चिमी देशों को कॉपी किया। उसके बाद हमारे अपने देश में जो हमें व्यवस्था बनानी थी एडमिनिस्ट्रेशन की, जैसे मान लीजिए सिविल सर्विसेज की, वो भी हमने पश्चिमी देशों से कॉपी किया। हम अपनी सेना का जब गठन करेंगे वो कैसे काम करेगी वो भी पश्चिमी देशों से कॉपी किया। हमारी पुलिस का गठन कैसे होगा वो भी पश्चिमी देशों से कॉपी किया। इसीलिए आपने देखा होगा हमारी पुलिस, हमारी सेना आज भी बहुत कुछ हद तक पश्चिमी देशों की व्यवस्था पर ही काम करती है। वैसे ही डेजिग्नेशंस होती हैं, वैसे ही कमांड्स होते हैं, वैसे ही नाम होते हैं। उसके बाद हमने अपने चुनाव के लिए जो व्यवस्था तैयार की वो भी पश्चिमी देशों की तरह ही तैयार की। और फिर आखिरकार हम ऐसी स्थिति में आ गए जब हम अपने लिए या पूरी दुनिया के लिए कुछ बनाने की स्थिति में बचे ही नहीं, और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि हम एक बाजार बन के रह जाएं। और आज हम बाजार तो हैं, हम खरीदार तो हैं, लेकिन हम किसी को कुछ बेचने के योग्य आज भी नहीं है, क्योंकि हम कुछ खास बना नहीं पा रहे हैं। और ये सपना उस दिन पूरा होगा जिस दिन आपके हाथ में अपने देश का 100% निर्मित मोबाइल फोन होगा, अपने देश का निर्मित लैपटॉप आपके पास होगा, आपके पास अपने देश का निर्मित टीवी सेट होगा, अपने देश की निर्मित गाड़ी होगी। ये सारी चीजें जब आपकी मेक इन इंडिया हो जाएंगी, उस दिन आपको लगेगा कि आपका आजादी का ये सफर असल में पूरा हुआ है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.